नमस्कार। कार्यक्रम खरी खरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनकी पर्सनैलिटी में, जिनकी शख्सियत में कई रंग हैं और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अभियान समिति के सदस्य अनिल माधव दवे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। एक बड़ा रेयर फिनोमेना होता है कि 3 चुनाव अभियान और तीनों चुनाव अभियानों से आपकी संबद्धता, कैसा लगता है आपको? और बात करें 2003 और 2008 की, और फिर अब 2013 में पानी नर्मदा जी में बहुत बह गया है। अनिल माधव दवे इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? तीनों चुनाव अपने आप में अलग प्रकार के चुनाव हैं। 2003 का चुनाव एक अलग रंग का चुनाव था। 2013 का जो चुनाव है वो चुनाव भी अलग रंग का है। इन दोनों के बीच में जो 2008 का चुनाव है उसका भी सब कुछ भिन्न है। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव का स्वरूप अलग है, शैली अलग है, मुद्दे अलग हैं, शतरंज की बिसात पर चालें अलग हैं और बहुत सारे बड़ी मात्रा में खिलाड़ी भी अलग हैं। 2003 में जो प्रासंगिक थे वो 2008 में अलग भूमिका में थे, 2013 में अलग भूमिका में हैं। तो इन सब के बीच में खेलना अच्छा लगता है। 2003 आपने बहुत अहम बात कही। 2003 के जो खिलाड़ी थे, 2003 की बिसात भी बिल्कुल डिफरेंट थी। जिस तरह से आपने सारी रणनीति बनाई 2008 में भिन्न हुआ और 2013 में और भिन्न है, क्योंकि अब शायद ये 10 साल जो हैं सरकार के, इन 10 सालों को आपको डिफेंड भी करना है, इनको बचाना भी है, एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है और विपक्ष से भी पूरी ताकत से लड़ना है। वस्तुतः भारत के अंदर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया परंपरागत ऑर्थोडॉक्स शैली की रही है। वही पर्चे, वही पैम्पलेट, वही कुर्ते, वही नेहरूवन जैकेट्स, वही सब कुछ चलता है। 2003 में हमने पहली बार इस चुनाव के अंदर चुनाव प्रबंधन का विषय एक नया जोड़ा, जिसको कांग्रेस के एक बड़े नेता चुनाव मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ठीक शब्द नहीं मानता, वो चुनाव प्रबंधन है। और जब से अमेरिकन चुनाव विश्व के रंगमंच पर समझे और देखे जाने लगे, तब से लोगों को समझ में आया कि चुनाव के लड़ने का जो तरीका है उसके अंदर प्रबंधन की भूमिका बहुत अधिक है और ओबामा ने उसको एक नई ऊंचाई दी है। मध्य प्रदेश के अंदर हम 2003 के अंदर उसी प्रबंधन की बात कर चुके हैं। 2008 में भी हमने उसी शैली को स्वीकार किया था, उसी ढंग से हम लड़े थे और हम 2013 में भी वैसे ही लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भारत का प्रत्येक राज्य और भारत की प्रत्येक केंद्र सरकार के अंदर सरकार में आने की इच्छा रखने वाली पार्टी को इसी शैली में चुनाव लड़ना पड़ेगा। यही प्रबंधन स्वीकार करना पड़ेगा, प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत जिसको वाइड स्पेक्ट्रम के साथ देखा और समझा जाने लगा है। तो मुझे लगता है कि उन सब के बीच में हमको पायनियर होने का सुख है। आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियानों से भी जुड़े रहे हैं, गुजरात भी आप गए हैं, तो क्या हम ये मानें कि जिस अमेरिकन स्टाइल ऑफ चुनाव मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं या जिस चुनाव लड़ने की शैली की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी उसी शैली को पसंद करते हैं या उसी शैली से चुनाव लड़ते हैं? बेसिकली अमेरिकन स्टाइल नहीं है, ये इंडियन स्टाइल है जी। चुनाव प्रबंधन का मतलब होता है सारी चीज़ों को और सारी बिसात को बहुत अच्छे से बिछाना, और हमने अपने पहले शब्द में ही उससे परिलक्षित कर दिया था। जब हमने जावली शब्द का प्रयोग लिया था तो अफजल खां से मिलने के लिए शिवाजी की भेंट जब सुनिश्चित हुई तो शिवाजी ने जो बिसात बिछाई वो बिसात इतनी सटीक थी कि उसका एक ही परिणाम हो सकता था कि वो जीतें। इसलिए नरेंद्र भाई भी उस भारतीय शैली के ही पुरोधा हैं। वे भी चुनाव की शैली में उसी ढंग से लड़ते हैं और ठीक है, इसमें निश्चित ही हम आधुनिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हैं जो आज के समय के हैं। सोशल मीडिया है, आईटी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग संसार हैं, हमें प्रचार के अलग अलग माध्यम हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रचार है, मुद्दों को उठाने की जो शैली है, हम कभी भी कमर से नीचे और हल्के माध्यमों को प्रचार का माध्यम नहीं बनाते।
क्योंकि इस देश को अगर कुछ नापसंद है तो 3 चीज़ें नापसंद हैं। ये देश अश्लील और कमर से नीचे किए गए वारों को कभी स्वीकार नहीं करता। इस देश को कभी हत्या स्वीकार्य नहीं है। वो हत्या के मार्ग को इच्छा से चलने वाला मार्ग नहीं मानता, मजबूरी ही में ही वो युद्ध करता है। और तीसरा, इस देश को कभी पसंद नहीं है कि सड़क के ऊपर कोई बच्चे, वृद्ध या महिला को प्रताड़ित करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो चाहे वो आपकी पत्नी होगी, आपकी बेटा या बेटी होगी, आपके पिता होंगे, समाज खड़ा हो जाएगा और हाथ पकड़ लेगा, क्या कर रहे हो। तो हमको भारत की तासीर समझ करके काम करना चाहिए और इसलिए हम कभी भी कमर से नीचे कोई हमला नहीं करते। एक सवाल ये उठता है दवे साहब कि जो रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए वो रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, जिसके आप हकदार थे, जो आप डिजर्व करते थे। आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद एकदम से आप परिदृश्य से ओझल हुए, क्या वजह है? आप देखते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्रों का आप हिस्सा नहीं होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, या कई बार आपकी पसंद नापसंदी इसके लिए जिम्मेदार होती है? हमारे पूर्वज कह गए हैं, यश अपयश विधि हाथ। इस संसार में यश का मिलना और अपयश का मिलना, कृष्ण पे भी चोरी का आरोप लग सकता है। कल जिसका राज्याभिषेक होने वाला था वो राम पत्नी और भाई से जंगल में दर दर भटक रहा है। तो यश और अपयश जो हैं, इसको ईश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता। और इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा अपने मित्रों से कहता हूँ, टिकट मांगने की इच्छा रखो, टिकट के लिए कोशिश करो, लेकिन निर्लज्ज मत हो। क्योंकि तुम जब सारे कपड़े उतार कर टिकट मांगने की कोशिश करते हो तो मुझे लज्जा आती है। ठीक है, कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए राजनीति में प्रयत्न करना चाहिए, और जो मेरे कपाल पे लिखा हुआ है उसे कौन मिटा सकता है। राज्याभिषेक युधिष्ठिर का होना अगर निश्चित था तो 18 दिन के 18 अक्षौहिणी सेना के मरने के बाद में निश्चित हुआ। वो उस दिन निश्चित ही नहीं हो पा रहा था जो 12 साल पहले होना था। इसलिए राजनीति हो या सार्वजनिक जीवन हो या भाग्य हो, पारिवारिक जीवन हो, सब कुछ के अंदर विधि के हाथ में बहुत कुछ है। और एक बार आप इस बात को समझ लेंगे तो एक अजीब प्रकार का सुकून आपके अंदर छा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करने में कोई कमी रखते, एड़ी से चोटी का जोर लगाते हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन अंत में हम कह देते हैं कि अब ठीक है, विधाता जो करे वो ठीक है। लेकिन हम जिस अनिल माधव दवे को जानते हैं वो इतने नियतिवादी नहीं हैं। वो बहुत मजबूत मनोबल, अंदर से एक फौलादी दृढ़ता रखने वाले राजनेता की छवि रखते हैं, इस तरह का इंप्रेशन है। वो इस तरह की दार्शनिक और नियतिवादी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ये किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। ये न हल्की बात है, ये मूल में हिंदू चिंतन है। ये मूल के अंदर इस देश का सनातन चिंतन है जो अनादिकाल से चला आ रहा है कि हम सारे प्रयत्नों को करने के बाद में कहते हैं, कृष्ण खुद कहते हैं कि भाई कर्म करने के बाद में सब मुझे समर्पित कर दे, सो दैट रिजल्ट जब आएगा तो उसके अंदर जो मेरे को लिखना होगा मैं लिख दूँगा। तो ये किसी कमज़ोर व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। मैंने कहा ना कि हम 16 घंटे काम करते हैं, कोई अवसर गवारा हाथ से खाली नहीं जान देते, और हमारे प्रहार के अंदर आया हुआ व्यक्ति पानी नहीं मांगता है। इसलिए वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन हम ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जय, पराजय, विजय, बाकी सारी बातें, इन सब के अंदर कोई एक अदृश्य शक्ति है जो अपना प्रभाव रखती है, और उसके अस्तित्व को नकारना और केवल आत्मविश्वास की बात करना ये कमजोरी का लक्षण है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हर अच्छा योद्धा सब कुछ होने के बाद में अंत में कहता है कि अब आगे जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा। दवे साहब से बातचीत हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खरी खरी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, बात करें फिर चुनाव की, अगर हम लौटें चुनाव की तरफ, जो इश्यूज हैं, एक
कई बार ये कहा जाता है कि जब आपका शत्रु आपके मुकाबले का नहीं होता तो कई बार आप एक आश्वस्ति भाव में आ जाते हैं। ऐसा आरोप मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बार बार लगा है कि वो जिस ताकत से भिड़ंत उसको बीजेपी से लेनी है वो अभी दिखी नहीं है। लेकिन ये कई बार हिडन जो वाइब्स होती हैं या जो वेव्स होती हैं, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाते हैं, और यही एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है अपने प्रतिद्वंद्वी का आकलन कम मत करो। इस बार की जो चुनौती है उसमें एक ये भी चीज़ है, क्योंकि कहा जा रहा है जो दिख रहा है वो हकीकत में वैसा नहीं है। इन चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं? हम कांग्रेस को या किसी भी अन्य विरोधी राजनीतिक दल को कभी हल्के में नहीं लेते, उसे पूरी गंभीरता से लेते हैं। और न हमने 2003 में लिया, न 2008 में लिया, और आज भी हम 2013 में नहीं ले रहे हैं। हम उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनकी अच्छाइयों और उनकी कमज़ोरियों का आकलन करते हैं। हम हमारी अच्छाइयों और गलतियों और कमियों का आकलन करते हैं और उस सब के बीच में रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कांग्रेस की ताकत को कम आंकना ये भूल है। जैसा हमने पहले भी कहा दवे साहब कि इस बार की चुनौतियां 2003 से भी भिन्न हैं, खुद आपने भी माना है 2008 से भी भिन्न हैं। इस बार आपको काट करनी पड़ेगी, तो कोई मिस्टर बंटाढार जैसा नारा शायद आप ना उछालें। आपकी लड़ाई होगी जो राघव जी की कथित सीडी सामने आई है, कहीं ये जवाब उठता है, सवाल उठता है तो उसका भी जवाब देना होगा। माइनिंग को लेकर जो आरोप हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में माइनिंग की बड़ी गतिविधियां चली हैं, इसको भी आपको काउंटर करना होगा। इसके अलावा जो तथाकथित एलिगेशंस हैं मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, इनसे भी आपको निपटना पड़ेगा। तो ये रणनीति का एक बहुत दूसरा पहलू है कि आपको अपने ही लोगों का बचाव भी करना है और जीत का पासा भी फेंकना है। बिल्कुल सही बात है। अगर इतने 10 सालों से हम शासन के अंदर हैं तो शासन की जो विकृतियाँ होती है, जो करे किसी में भी आ सकती है। जो भी आदमी लंबे समय तक शासन में रहता है तो उसके साथ, यानी ये वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी सड़क पे चले। सड़क पे चलती है तो डेंटिंग होती रहती है, टकराती रहती है, कभी कांच फूट गया, कभी ये फूट गया। शोकेस में रखी हुई कौन सी गाड़ी ख़राब हो रही है। लेकिन मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि अच्छी रणनीतिकार जो होते हैं वो बेडरूम में नहीं झांकते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेते हैं और गवर्नेंस की कमियों में झांकते हैं। और हल्का और छिछोरापन हमेशा छोटी बातों की ओर जाता है, और जब आप लड़ाई को गंभीर कर देते हैं तो फिर लड़ाई की शैली बदल जाती है और उसके अंदर प्रतिद्वंदी को संभावनाएं तलाशने के लिए ज़्यादा अवसर मिलता है। अन्यथा तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि इस देश को इन सब चटकारे लेने वाली बातों के अंदर बहुत मज़ा नहीं आता और वो उसको बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं करता। वो एक सेंटेंस बोल देगा, ज़्यादा कुछ होगा, अरे ठीक है साहब नहीं होना चाहिए, अरे ठीक है साहब ऐसा हो गया। इससे ज़्यादा वो कभी वोट को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कीचड़ में ही मज़ा आने लग जाए तो फिर आदमी को महलों के शिखर अच्छे नहीं लगते, उसको कीचड़ में मज़ा आता है। लेकिन एक आरोप ये भी सामने आता है कि खुद आपकी पार्टी में एक सेक्शन नेताओं का ऐसा है जो खुद इस कीचड़ को पसंद करता है, जो खुद चाहता है। बल्कि कहा तो ये भी गया कि जो राघव जी पे एलिगेशन लगे उसके जो जन्मदाता थे, जिन लोगों ने ये सब जो इसको पूरा पीछे से पर्दे के पीछे जिन्होंने पूरा सब खेल खेला, वो आप ही की पार्टी के लोग थे। मैं इतना जानता हूँ कि कर्म सिद्धांत नाम की इस दुनिया में एक चीज़ है और जो कुछ करेगा उसको उसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। हो सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न ना करे, लेकिन कर्म का फल उसे मिले बगैर रह नहीं सकता। एक हिंदू होने के नाते ये बात मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। अगर कौरवों का वंश खत्म होगा तो फिर यादव वंश भी खत्म होगा। कृष्ण, ये मत समझना कि तुम कौरवों का वंश खत्म कर दोगे और कर्म सिद्धांत के आधार पर तुम्हारा वंश बच जाएगा, क्योंकि अगर किसी का वंश खत्म हुआ है तो तुम्हारा भी वंश खत्म होगा। ठीक है, तुमने धर्म राज्य की स्थापना कर दी, वो अपनी जगह सही है, और उसके कारण तुमने कहा कि मेरा वंश खत्म हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन देश में धर्म राज्य की स्थापना होना चाहिए। लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार फल उसको भी भुगतना पड़ा। लेकिन सत्ता के गलियारों का एक बड़ा मज़ा है कि इन गलियारों के अंदर आदमी इतना सर ऊंचा करके चलता है
कि बार बार उसकी टोपी गिर जाती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बार बार टोपी गिरती है, और यही वजह है कि आपकी पार्टी के कई नेता बीते लंबे समय से अपनी टोपियां संभालने में ही जुटे हुए हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि हम एक राजनीतिक पार्टी की चर्चा न करते हुए अक्रॉस द कंट्री सारे राजनीतिक दलों की एक मूलभूत कमी और अच्छाइयों पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि शायद देश को एक अच्छी दिशा मिल पाएगी। दुर्भाग्य से वो दिशा 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पास से खो गई है। हम भटक गए हैं क्योंकि छोटे और छिछोरे लोग महत्वपूर्ण पदों पे पहुंच गए हैं, और शायद यही मान लिया गया है कि यही पॉलिटिक्स है। और विशेष करके जिस दिन से नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव हारे वीवी गिरी के सामने, उस दिन से तो अधपतन की और ही तेज शुरुआत हो गई। लेकिन ये बात आप सारे राजनीतिक दलों के लिए कह रहे हैं कि कमोबेश ये बीमारी या देश की राजनीति के लिए कह रहा हूँ जी, ये देश की राजनीति के लिए दिशा की बात कह रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से संसद के अंदर और संसद के बाहर सारी जगह जो चीज़ें देखता हूँ, उन चीज़ों को देख कर के मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये आदमी यहाँ बैठने लायक है। आपको दुख होगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेरे को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो देश की दुर्गति है और जिस प्रकार से प्रस्ताव आते हैं, लॉज बन रहे हैं, जिस प्रकार के संशोधन हो रहे हैं, वो सारे संशोधन देश को बेच खाने के लिए पर्याप्त हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी की हम बात करें तो बहुत रेट्रोस्पेक्शन में जाने वाली ये पार्टी है। हमको अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के साथ ये कहते हैं कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। नितिन गडकरी जी पर एलिगेशन लगते हैं पूर्ति मामले में, तो पार्टी तय कर लेती है कि दूसरा टेन्योर नहीं होगा। उमा भारती जी पर हुबली मामले को लेकर एक इशू जरा सा आता है, उसको जरा सा ही कहा जाता है, लेकिन पद छोड़ देती हैं वो, और बाद में भले ही उससे उपजे कई राजनीतिक तूफान खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतर्निहित जो नैतिकता की परिभाषा है, कई बार वो उसी में उलझ जाती है? और ये समय है कि 2013-2014 की राजनीति ये मांग कर रही है कि कई सवालों के जवाब, वो नैतिकता से हटने की बात हम नहीं करते, लेकिन नैतिकता के साथ एक चातुर्य, राजनीतिक चातुर्य, एक कौटिल्य नीति के साथ जवाब देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अटल जी से बड़ा कोई कौटिल्य अभी तो देखने में नहीं आता है, और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस प्रकार के निर्णय करती है और बहुत चीज़ों का तोलती है, आकलन करती है, और उसके बाद जो निर्णय होता है वो निर्णय करती है। और जहाँ तक कुछ सच कहने और सच को सुनने की आदत है, वो तो पार्टी में और समाज में बनी ही रहना चाहिए। और जहाँ तक कूटनीति का सवाल है, तो आदमी ने निजी जीवन में शुचिता रखना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन रखना चाहिए। ये दोनों बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उसका पालन होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी एक चीज़ को एक जगह डिफेंड करेंगे, दूसरी चीज़ को दूसरी जगह सही ठहराएंगे, गलत ठहराएंगे। घोटाले को आप एक जगह सही कहते हैं, दूसरी जगह गलत कहते हैं। किसी एक सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में घटी हुई घटना को आप जस्टिफाई करते हैं, उस आदमी को वापस से रिस्टैब्लिश करते हैं। दूसरी जगह आप छोटी सी किसी बीमारी को लेकर के हो हल्ला मचाते रहते हैं। ये दोहरा चरित्र ही आज की भारतीय राजनीति के अंदर कांग्रेस की देन है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी बहुत सारे बहुत अच्छे लोग इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंधेरा छा गया है, ऐसा नहीं है कि सूर्य अस्त होने हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम डूब रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि संकट भीषण है, क्योंकि हमारे पास अच्छा प्रभावी नेतृत्व का जो वैक्यूम है वो भी भरा जाएगा देश के नेतृत्व पर, दिल्ली के तख्त पर। तो मुझे लगता है कि अपने आप सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। तो आप मानते हैं कि नरेंद्र जी इस वैक्यूम को भर सकते हैं? निश्चित भर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैलिबर रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। केवल ये अवसर का प्रश्न है, केवल ये दायित्व देने का प्रश्न है, और जब दिया जाता है तो लोग उसे बहुत ताकत के साथ पार भी पा लेते हैं। और ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो विचार की दृष्टि से एक ठोस विचारधारा पर खड़े हैं, और कम ज़्यादा मात्रा में थोड़ी बहुत गलतियों के बाद में भी अच्छाइयों का वहाँ भरमार है। और नरेंद्र भाई ने तो उन सब कामों को गुजरात में करके दिखाया है। क्या प्रमाण लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के
कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ही यही हो चुकी है कि कांग्रेस बहुत छोटी चिन्नी नुमा बातों को लेकर के इतना हल्ला मचाती है कि वो 500 गज का जो कपड़ा है उसको लेकर के कुछ बोलती नहीं है। लेकिन जब आपकी पार्टी में जो स्वर उठते हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनको आप क्या कहेंगे? कहीं शिवराज जी का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश हो जाती है, कोई कह देता है रमन सिंह जी भी पीछे नहीं है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में भी कई नेता ऐसे हैं जो कहीं शिवराज जी को पीछे से कहेंगे कि आप भी आगे बढ़िए। नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। अगर किसी विवाह योग्य राजकुमारी के विवाह के लिए पिता ने घोषणा की है कि भैया आइए और धनुष उठाइए, तो हर एक को ये दावा करने का अधिकार है कि मैं धनुष उठा सकता हूँ। फिर आखिर में राम जी उठाएंगे और धनुष टूट जाएगा। लेकिन आप किसी को ये कैसे कह सकते हैं कि आप धनुष मत उठाइए, या यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब। करने का अच्छा और करने का अधिकार सबको है। भाई रावण भी तो गया था वहाँ पे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान की सभा द्वारा प्रदत्त संवैधानिक क्षमताओं के अंदर एक दायित्व है। उन्होंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री चाहिए हमको 2014 में या 2018 में या 2009 में चाहिए था, और फिर हमने जनता से कहा कि ठीक है भैया आप चुनिए। सब नेताओं ने कोशिश कर ली कि भाई मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। जो धनुष उठा लेता है, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेता है, तो वो प्रधानमंत्री हो जाता है। तो सारे राजकुमार आमंत्रित हैं, जो उठा लेगा वो जीत जाएगा। कई चीज़ें फूटने का मन करता होगा, कई चीज़ें ज़ुबान पर आते आते अटकती होंगी, कहने का मन करता होगा। इस बेचैनी को कई बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के अनुशासन से आने वाला कार्यकर्ता कई बार बहुत व्यथित होता है, बेचैन होता है, लेकिन बात यही होती है कि लब सी लेंगे, कुछ न कहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कोई न कोई एक सेवा का काम करना चाहिए। नर्मदा के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं वो काम मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, क्योंकि गाड़ी सड़क पे जब चलेगी तो गड्ढे भी कूदेगी, जर्क्स भी लगेंगे, कभी कभी सड़क से भी नीचे उतरेगी। सारी वो प्रक्रिया होगी, वो सब गाड़ियों पे एक साथ होती है। लेकिन जब सस्पेंशन अच्छे होते हैं, जब जिसका मेंटेनेंस ठीक होता है, तो जब आप किसी ऐसे काम को करते हैं जिस काम के अंदर से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं करना, जो शुद्ध रूप से सेवा का काम है, वो आपके इस पूरी प्रक्रिया में सस्पेंशन का काम करता है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि वो जीवित देवता है। उससे संवाद करो तो बात करती है, दुर्व्यवहार करो तो चांटा भी मार देती है, और बात करो तो वो बात भी करती है। तो जब मेरे पास इतना अच्छा साधन हो तो उसके अंदर सारी चीज़ें समा जाती है। नर्मदा को लेकर आपने बीच में अपनी चिंता भी जताई थी कि जिस तरह से रेत का अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बहुत संगठित तरीके से हो रहा है। आरोप ये भी लगता है कि राज्य सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों का भी उसको संरक्षण है। इसके खिलाफ भी क्या आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ी तो आप इसके खिलाफ भी मुहिम उठाएंगे? देखिए, जहाँ ये विषय उठाने की ज़रूरत है उन सब जगह मैं इस विषय को उठाता ही रहता हूँ, और उसके लिए जो जो कुछ करना होता है, जिस जिस फ्लोर पे करना होता है, वो मैं करता ही हूँ, और मेरा कर्तव्य है और मुझे करना ही है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम आंदोलनों का राह भी उसके अंदर पकड़ सकते हैं, क्योंकि नर्मदा के साथ अगर हम, या किसी भी नदी के साथ में आप एक आवश्यकता से ज़्यादा अतिरेक करेंगे तो उससे वो नदी मरने लगती है। हमने गंगा मार डाली, हमने यमुना मार डाली, हमने देश की बड़ी बड़ी अन्य नदियों को समाप्त कर दिया, आज वो नालों में परिवर्तित हो गई है। क्या हम ये देखना चाहते हैं कि 10 साल बाद में नर्मदा जो है वो सूख जाए और बच्चे उसमें क्रिकेट खेलें? ये उत्तराखंड में जो हुआ है ना, ये प्रकृति ने एक छोटा सा प्यार से तमाचा मारा है। आप रोइए मत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये छोटा सा तमाचा है। जिस दिन वो कस के और एक झन्ना के तमाचा मारेगी ना प्रकृति, तो कई सालों तक ये नहीं समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो गई, क्योंकि प्रकृति तो एक बार मारती है, रोज़ रोज़ तो मारती नहीं। रोज़ रोज़ तो आप ही उसमें विस्फोट करते रहते हो, खनन करते रहते हो, कुछ तो भी उल्टी सीधी हरकत करते रहते हो, चलते चलते फिर बस एक दिन किसी दिन आएगा और जो होगा होगा उसके बाद। इसलिए प्रकृति के साथ मेरा केवल इतना ही कहना है कि अतिरेक नहीं करना चाहिए, और एक हल्का शब्द है लेकिन प्रयोग करने में भी मुझे आपत्ति नहीं है, बलात्कार नहीं करना चाहिए।
अनिल माधव दवे जी के लिए हम क्या कहें कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ऐसे कौन से अरमान हैं क्या विधानसभा चुनाव लड़कर एक बार अपने गृह प्रदेश मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से किसी बड़े पद पर, वो मंत्री का पद भी हो सकता है, कोई और पद भी हो सकता है, वहाँ आकर इस प्रदेश के लिए कार्य रूप से कुछ करने की कोई बात आपके मन में रहती है? बहुत ईमानदारी से जवाब चाहेंगे। जब मैंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उसके पहले जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया, तो मेरे मन में जो इच्छा थी वो बहुत स्पष्ट है। जिस ज़माने में लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी तब मैं हवाई जहाज उड़ाता था 1977 में। तब जो लोग कॉलेज में पढ़ते थे उनके पास साइकिल नहीं होती थी, बसों में वो कॉलेज आया करते थे, तब मैं हवाई जहाज उड़ाता था। और जिस समय में लोग राजनीति में आने के लिए भटकते थे तब मैं गुजराती कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था और कांग्रेस के बड़े नेता के बच्चे को हरा करके होता था। अगर मुझे यही राह पकड़ना होती तो मैं 82 में पकड़ चुका होता, तो आज यहाँ नहीं होता जहाँ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा है कि इस देश को वापस से खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि 60-65 सालों से जो कुछ चल रहा है उसमें वो सहन नहीं होता है और हम लोग व्यक्तिगत दौड़ के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ को खो जाते हैं, खो देते हैं। तो मुझे उसके अंदर लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बन रहा हूँ और क्या हो रहा हूँ। मेरी तो इतनी इच्छा है कि अपन जीवन के अंतिम समय को संसार से जाएं तो इतनी शांति और अच्छे से जाएं कि नर्मदा जी की कृपा बनी रहे। लेकिन सार्वजनिक जीवन में मैं ये देखना चाहता हूँ कि भारत एक महाशक्ति बने, भारत के संसाधनों का प्रयोग हो। मैं नहीं, आप कर लो, मेरे विचार आप ले जाओ, मेरे आइडियाज़ आप ले जाइए, मैं शिवाजी से ड्रॉ करके ला रहा हूँ, आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए। और फिर आप अगर कोई काम देंगे मुझे कि नहीं आप यहाँ झाड़ू लगाइए इस कार्यालय के अंदर, तो वो भी लगा लेंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं इसके मंच पे चले जाइए, वहाँ भाषण दे दीजिए, तो वो भी दे देंगे। जो भी रोल मिलेगा उस रोल को निभाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई रोल इसलिए डिफाइन नहीं करते क्योंकि जैसे आप ये करने लगेंगे ना, आप रोने भी लगेंगे और मुझे रोना पसंद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अनिल जी और बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। खरी खरी के अगले एपिसोड में एक और शख्सियत को लेकर फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।